ईरान और इजराइल के बीच के तनाव को हम अक्सर मिसाइलों और फौजी ताकत से ही देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये लड़ाई उससे कहीं ज्यादा गहरी हो? क्या ये असल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कंट्रोल करने की एक जंग है? चलिए इस संघर्ष के एक बहुत ही खास आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो असल में सवाल यही है कि ये ईरान इजराइल का जो झगड़ा है, ये है किस बारे में? क्या ये सिर्फ एक लोकल दुश्मनी है या फिर इसके तार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं? एक नजरिया ये कहता है कि ये लड़ाई असल में ग्लोबल इकोनॉमी पर कब्जे के लिए है। एक ऐसी लड़ाई जहां असली हथियार मिसाइलें नहीं बल्कि तेल और पैसा है। जी हाँ, इस पूरे खेल के सेंटर में है तेल और डॉलर, और ये आर्थिक दबदबे की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अब इसे समझने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, पेट्रो डॉलर सिस्टम। ये है क्या? सीधी सी बात है, पूरी दुनिया में जो तेल का व्यापार होता है ना, वो ज्यादातर अमेरिकी डॉलर में होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के हाथ में आ जाती है जबरदस्त आर्थिक ताकत। क्योंकि सोचिए, किसी भी देश को तेल खरीदना है तो उसे पहले डॉलर चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका अपना ये कंट्रोल बनाए रखने के लिए करता क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। इराक, कहा जाता है कि हमले का असली मकसद वहां का तेल था। लीबिया, पहले सरकार बदली गई, फिर तेल पर कंट्रोल कर लिया गया। और सिर्फ यही नहीं, सीरिया और वेनेजुएला जैसे देश, इन पर भी दबाव बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये सभी देश पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती दे रहे थे। तो फिर ईरान इसका जवाब कैसे दे रहा है? उसने एक बड़ा ही स्मार्ट और किफ़ायती तरीका निकाला है। इसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ईरान का जो एक शाहिद ड्रोन है ना, वो बनता है सिर्फ $20,000 में, मतलब करीब 18 लाख रुपए। ये बहुत सस्ते तो हैं ही, साथ ही इन्हें बहुत बड़ी तादाद में बनाना भी काफी आसान है। और अब जरा इसकी तुलना इससे कीजिए। उस एक सस्ते से ड्रोन को रोकने के लिए जो अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल लगती है, उसकी कीमत जानते हैं कितनी है? $40 लाख, यानी करीब 36 करोड़ रुपया। ये फर्क वाकई में हैरान कर देने वाला है। मामला सिर्फ कीमत का नहीं है। देखिए, ईरान हर महीने करीब करीब 1,000 ड्रोन बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी देश मिलकर पूरे साल में सिर्फ 600 से 800 इंटरसेप्टर मिसाइलें बना पाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ये एक ऐसी इकोनॉमिक जंग है जिसे लंबे समय तक लड़ना लगभग नामुमकिन है। अब इस लड़ाई का असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। ईरान ने क्या किया है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है, उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एशिया का 80% तेल यहीं से गुजरता है। तो जब यहाँ तेल के टैंकरों को रोका जाता है, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ता है। और इसका नतीजा ये कि यूरोप में तेल और गैस की कीमतें 50% से भी ज्यादा बढ़ गईं। ये साफ साफ बताता है कि यह सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं है, इसका असर ग्लोबल है। अब इस पूरे जियोपॉलिटिकल जाल में भारत कहाँ खड़ा है? ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, जहां हमें कई रिश्तों में बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास सिर्फ 45 दिनों का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है? मतलब अगर तेल की सप्लाई में कोई भी गड़बड़ होती है तो 45 दिन के अंदर ही देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इन्हें समझने के लिए एक बड़ी मजेदार कहावत है। कहावत कुछ ऐसी है कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो हम चाय फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो हम मक्खी को फेंकते हैं, घी को नहीं। तो ये कहावत हमें क्या सिखाती है? यही कि इंटरनेशनल रिलेशंस अक्सर उसूलों पर नहीं चलते, वो चलते हैं ताकत और अपने देश के फायदे पर। मतलब जहां फायदा बड़ा होता है ना, वहां उसूल बदल दिए जाते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर इजराइल कहता है कि वो भारत का है, हमारा समर्थन करता है। लेकिन जब बात आती है चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन की, तो इजराइल उसे भारत और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र बता देता है। ये क्या दिखाता है? यही कि सपोर्ट हमेशा कंडीशनल होता है, शर्तों पर टिका होता है। वहीं दूसरी तरफ जरा ईरान को देखिए। चीन और पाकिस्तान के जबरदस्त दबाव के बाद भी चाबहार पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट उसने भारत को दिया।
और इतना ही नहीं, 1994 में जब सारे इस्लामिक देशों का संगठन कश्मीर पर हमारे खिलाफ था, तब अकेले ईरान ने भारत का साथ दिया था। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी से सार क्या निकलता है? सार यही है कि फॉरेन पॉलिसी में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। होता है तो सिर्फ परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, यानी अपने देश का फायदा। तो ऐसे में भारत के लिए रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि हमें अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक आज़ादी को सबसे ऊपर रखना होगा और इन सभी रिश्तों को बहुत ही सावधानी से हैंडल करना होगा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, वफादारियों के इस बदलते दौर में एक सच में आज़ाद विदेश नीति आखिर दिखती कैसी है?